हिजाब पर विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री का यू टर्न। मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। विदिशा में सरपंच रोजगार सहायक की मनमानी से ग्रामीण परेशान। 10 माह से नहीं दिया सचिव को प्रभार, खामियाजा भुगत रहे किसान। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आवासीय कॉलोनी को प्रशासन ने बताया अवैध। परेशान मकान मालिक पहुंचे एसडीएम कार्यालय, बिल्डर पर कार्रवाई करने की मांग। पृथ्वीपुर के बम्भोरी गांव में कंप्रेसर मोटर से करंट के चलते युवक की मौत। बाइक धोने के लिए कंप्रेसर का कर रहा था इस्तेमाल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अशोकनगर देहात थाना क्षेत्र में गुमशुदा युवक का मिला शव। घर से खाद लेने का कहकर निकला था युवक। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई थी दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। पहली खबर मध्य प्रदेश भोपाल से, जहां शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने हिजाब वाले बयान से यू टर्न ले लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरे बयान को गलत मतलब निकाल कर देखा जा रहा है। क्लास में समानता के लिए मैंने इस ड्रेस कोड की बात कही थी। किसी भी तरह का नया ड्रेस कोड लागू नहीं किया जाएगा। जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था। परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। हिजाब को लेकर क्या सवाल? कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि अभी हम सुन रहे थे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बात, फिर हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी बात आपको सुनवाई कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हिजाब पर कोई विवाद नहीं है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से भोपाल से जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से खबर है, दोनों इस बयान से मुकर रहे हैं। क्या इसको इस तरह से देखा जाए, विचाराधीन है, बात कह के पल्ला झाड़ लिया एक तरह से? देखिए, जहाँ से हमने देखा कि कर्नाटक में एक बार हिजाब को लेकर के लगातार जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के जिस प्रकार से जो माहौल था वो काफी देखने में आ रहा था। कहीं ना कहीं उसकी आज जो है मध्य प्रदेश को भी देखी गई थी। जिसके बाद कल स्कूल शिक्षा मंत्री का जो बयान था, कहीं ना कहीं ये इशारा करता था कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से हिजाब जो है वो स्कूलों के अंदर जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। जो स्कूल के ड्रेस कोड है वही मान्य होगी। लगातार जो कल जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का जो बयान था, उसके बाद से लगातार ये जो कयास से लगाया जा रहा था, ये मामला जो है वो मध्य प्रदेश में भी काफी देखा जा सकता है गरमाने लगा था। जिसके बाद आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है मंत्रियों को अपने विभाग से ही से बात करने का बात कही गई है। साथ साथ जो दूसरे मामले हैं उससे कहीं ना कहीं बचने की हिदायत भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। जिसके बाद ही ये पूरा यूटर्न जो है वो उन्होंने लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से जो मेरा बयान था उसका मतलब जो है वो गलत निकाला गया है। लेकिन सवाल वही था कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर हिजाब को जो मान्यता है वो स्कूल के अंदर दी जाएगी कि नहीं, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। बिल्कुल, जब कोई मंत्री इस चीज को लेकर के प्रतिक्रिया देता है तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ भी
जो उसी चीज से लेकर निकाला जाता है। जिस प्रकार से कल उनका बयान है और बयान आने के बाद अब ये कहना रहे कि जो बयान है उसका मतलब गलत निकाला जाए। हमारी कोशिश ये है कि मतलब सरकार की कोशिश ये है कि क्लास में समानता बनी रहे, क्योंकि एक ड्रेस कोड ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे ये मालूम होता है कि इस स्कूल के छात्र हैं या छात्रा हैं या कॉलेज के जो भी ड्रेस कोड रहता है, सभी को ड्रेस कोड के लिए ये जो बात है वो कही गई थी। बिल्कुल, शायद इस बात की आशंका कि ऐसा ना हो ये जो मामला है ये तूल पकड़ ले, क्योंकि कल दिन भर ये मामला गरमाया रहा कि किस तरह से हमने भी अपने खबर भारत में खास रिपोर्ट ये चलाई थी, चर्चा भी की थी कि किस तरह से हिजाब पर विवाद बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक कयास लगाए गए कि शायद इसलिए बात को संभालने की कोशिश की गई ताकि किसी भी तरह कोई धर्म विशेष किसी तरह से इस बात को आगे ना बढ़ा पाए। देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से कल लगातार ये पूरा दिन ये मामला जो है वो चर्चा में रहा कि क्या मध्य प्रदेश में भी एक बार हिजाब को अनुमति दी जा सकती है या नहीं, उसको लेकर के काफी कयास जो सवेरे से चल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से ये कयास लगाए जा रहे थे, लगातार ये बातें कही जा रही थी कि धर्म विशेष को जो है इसमें इससे जोड़कर देखा जा रहा है। कल खुद जो है काफी ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के विधायक है आरिफ मसूद, उन्होंने इस बात को ले लिया था कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस प्रकार का जब मामला है और कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाएं हैं कहीं ना कहीं उससे भी जोड़ के इस मामले को देखा जा सकता है। खुद आज जो प्रदेश के गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी इस बात को साफ किया है कि किसी भी प्रकार की ऐसे कोई भी नीति सरकार की नहीं है कि जिसमें ये बात रख के ही जाए। हिजाब को लेकर के कोई प्रस्ताव जो है अभी तक विचाराधीन नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर हिजाब को पहनने को लेकर स्कूलों के अंदर हिजाब को पहनने की अनुमति है या नहीं, उसको लेकर कोई प्रस्ताव जो है वो प्रदेश सरकार का नहीं है। तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से दो मंत्रियों के अलग अलग बयान पहले तो आ रहे थे, इसके बाद अब फिर यू टर्न जो है स्कूल शिक्षा मंत्री ने ले लिया है, तो माना ये जा सकता कहीं ना कहीं सीएम की फटकार के बाद ही ये पूरा यू टर्न लिया गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। एक तरफ जहां भोपाल में अगर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हिजाब को लेकर कि कोई विवाद नहीं है, तो वहीं वो प्रमोशन में आरक्षण पर भी बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कर्मचारी संगठनों को प्रस्ताव देने की बात कही है, दोनों कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव आएगा, हम मानने को तैयार हैं, कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही फैसला लेंगे। हिजाब को लेकर क्या सवाल? कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। अगली खबर विदिशा से, जहां जिले के करैया हवेली पंचायत में रोजगार सहायक और सरपंच की मनमानी देखने को मिल रही है, जिसके कारण पिछले 10 महीनों से सचिव को प्रभार नहीं मिल पा रहा। लिहाजा ग्रामीणों की ना तो कोई सुनवाई हो रही है और ना ही उन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ ही मिल पा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच और रोजगार सहायक पर सरकारी योजनाओं की राशि का गमन करने का भी आरोप लगाया है। यहाँ पे लोग आते हैं हर बार जनसुनवाई में और यहाँ ना तो सचिव या सरपंच कोई भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। और अभी आज हमें सचिव मिले हैं और हम उनसे इस बारे में बात करते हैं। ये जनसुनवाई में आप लोग क्यों उपलब्ध नहीं रहते हैं? शासन के निर्देश अनुसार हम काम करते हैं। पिछली बार जब आप आए थे तब परिसीमन का काम चल रहा था, हमारा परिसीमन की मीटिंग चल रही थी, तो आपका फ़ोन आया था, तो मैंने आपको सूचना दी थी कि मैं परिसीमन के लिए के काम से जनपद पंचायत में। लेकिन इस संबंध में जब मेरी सीओ प्रमोद खरेड़ी से बात हुई तो उनका कहना था नहीं, ये नियम के विपरीत है, कोई भी कार्य रहे लेकिन जनसुनवाई में सरपंच, सचिव या किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का होना जरूरी है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग थे। और ये प्रमोद खरेड़ी का मेरे पास वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी का रहना जरूरी है और अगर उपस्थित नहीं है तो ये गलत है। ग्राम पंचायत करैया हवेली में प्रधान सुशील वर्मा जी हैं, सचिव दुर्गा प्रसाद शर्मा जी हैं और मैं GRS हूँ यशवंत मीना। तो तीनों में से कोई ना कोई उपलब्ध रहता है और मेरा निवास तो पंचायत में ही है। दुर्गा प्रसाद शर्मा जी विदिशा में रहते हैं, तो हम तो 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं जनता के कार्य के लिए। मैं खुद आ चुका हूं 2 से 3 बार, हमेशा यहाँ ताला लगा मिलता है मुझे, और आप कह रहे हैं कि हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे आप आए हों उस टाइम पे हम फील्ड पे काम कर रहे हों,
तो जिस टाइम पे आपका एक बार फ़ोन आया था तब मैं परिसीमन के कार्य से जनपद पंचायत में था। जी चलिए, तो आपका कहना है कि आप सचिव नहीं, आप जीआरएस हैं, तो जो सचिव की जिम्मेदारी है या सरपंच की जिम्मेदारी है, तो हम सचिव से बात करते हैं कि वो यहाँ उपलब्ध क्यों नहीं रहते। जी, आप यहाँ सचिव है करैया हवेली में? हाँ हाँ, तो आप यहाँ क्यों उपलब्ध नहीं रहते? नहीं रहते हैं, मंगलवार के दिन बैठते हैं, पूछे नहीं, कब बैठे? ये इतनी सारी जनता बोल रही है कि कोई नहीं है। नहीं, हमने आप पहली बार देखा, आपको सही बोलो बिल्कुल। हमारे पास जब देखो नहीं तो पहली बार देखो, ये ग्रामवासी तो बोल रहे हैं कि आपको पहली बार देखा है। पहली बार देखा, पहली बार देखा, शकल नहीं देखी, शकल नहीं देखी, सच बहंगे। सही बोलना आप बिल्कुल भी। बोले बताएं इस बारे में। बोले ना, क्या बताऊं, अपन तो आते हैं भैया पंजाब बैठ नहीं जैसे एक आदमी बोल देगा, बोल कौन आते हो, तो कुछ काम भी तो कर रहे हो, कोई तो मिलता है, कोई समस्या सुन, जबरदस्ती जन सुनवाई में मैं खुद 3 बार आ चुका हूँ, आप तो मुझे नहीं मिले। जैसे पूछो जे दादा ताला डाला मिलता तो दादा जी 2 मिनट अपन इनसे बात करते हैं। 2 मिनट नहीं कभी मिले तो बताओ। आप आते हो, चलिए आप आते हो, क्या आप ये बता दो आपकी चाबी कहाँ आएगी, बोलो चाबी चौकीदार पर कहाँ आएगी? कौन सा कक्ष है आपका, आते हो? चौकीदार कक्ष का भाई बैठते हैं हम तो वही में ही। कौन सा चौकीदार कौन है, तुम जो घर कौन सा रह खोल के बता दो ना, आप तो नहीं आते हो, चौकीदार कौन है, चौकीदार नाम क्या है, नाम बताओ, चौकीदार का नाम बताइए। जितेन जितेन कहाँ आएगा, कौन आता है, पिताजी हैं भाई, कौन पिताजी का नाम क्या आएगा, तोरन सिंह। हाँ तो फिर अच्छा, तो क्या आप ना तो जिनके पास सचिव का परिवार है वो मिलते हैं, ना सरपंच मिलते हैं, हमेशा जब भी आते हैं तो ताले लगे मिलते हैं। आपने पहले आश्वासन दिया था कि मैं 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ कार्रवाई करूंगा, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? इसमें तो हमने जांच दल बना दिया था, अभी जांच दल की हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। और अभी कल आपके सरपंच जी भी आए थे वहाँ पे चार्ज के लिए कि इनको हटा के सचिव को चार्ज देना है, तो उसका भी हम आज प्रस्ताव दिखा के यहाँ से होना होगा तो यहाँ से, नहीं तो हम जिले को प्रस्ताव आज ही भेज देंगे। जी सर, लगभग 10 महीने हो चुके हैं, अप्रैल में उन्होंने ज्वाइन करा था सचिव ने, और आज तक उनको प्रभार नहीं मिला है, तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? नहीं, अब चूँकि मैं तो अभी 2-2.5 महीने हुए हैं मुझे, है ना, पहले का तो नहीं बता सकता, लेकिन अब जो हमारे नॉलेज में आई है बात, तो हम आज ही उसका प्रस्ताव। और चलिए हम इस पर बात करते हैं संजीव साहू, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट फाइल की, जिस तरह से वो चर्चा कर रहे थे सभी से। संजीव, खबर हमने, जो लोग थे वहां मौजूद, हमने सब देखा, हमारे दर्शकों ने देखा। जांच दल की रिपोर्ट की बात की गई, पहला महत्वपूर्ण सवाल, 10 माह हो चुके हैं, रिपोर्ट भी नहीं आई अभी तक, और प्रभार नहीं मिला, जिसका प्रभाव ये देखने को मिल रहा है कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान ही नहीं निकल पा रहा, और इस बात को 10 माह हो चुके हैं। जी संजीव। मामले में ये सचिव है दुर्गा प्रसाद जी, उन्होंने अप्रैल माह में 2021 में यहाँ पे ज्वाइन करा था। हाँ। ग्राम पंचायत करैया हवेली में, लेकिन सरपंच तो जो प्रभारी सचिव है फिलहाल, जो कि रोजगार सहायक है, लेकिन प्रभार है उनके पास, तो उन लोगों ने इनको अभी तक चार्ज दिया नहीं है सचिव का, जिसके कारण ग्रामीणों की समस्या सुनने वाला कोई है नहीं, और जो प्रभार जिनके पास है वो ग्रामीणों की समस्या सुन नहीं रहे, जिसके कारण ग्रामीण काफी आक्रोश है, कई बार शिकायत कर चुके हैं कि बस ये जो आश्वासन मिलने की बात होती है, हर बार हम ये बात बताते हैं अधिकारियों और जिम्मेदारों के द्वारा, और इस आश्वासन को मिलते मिलते अब महीने बीत चुके हैं, लेकिन सचिव का प्रभार कोई नहीं संभाल पा रहा, सचिव अभी तक प्रभार संभाले नहीं आ पाए। जी बिल्कुल, और ये बात मैंने जनपद सीओ के सामने रखी भी कि आपने पिछली बार भी जो आश्वासन दिया था उसकी समय अवधि निकले हुए काफी समय हो चुका है, तो क्या अगली बार मैं ये मानूं कि फिर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया जा रहा है, तो उसका कहना था कि जल्द से जल्द करूंगा, हालांकि माने पर तो ये भी एक आश्वासन, एक और आश्वासन ही था। बिल्कुल संजीव, अगर ग्रामीण सरपंच और रोजगार सहायक पर सरकारी योजनाओं की राशि के गमन का आरोप अगर लगा रहे हैं, तो इस मुद्दे को कहां तक पहुंचाया गया? इसको उन्होंने जांच कमेटी गठित की है 3 लोगों की, जिसमें एक इंजीनियर को रखा गया है, एक उनके लिपिक है, और एक ग्राम पंचायत प्रभारी है उनके, उनको 3 लोगों की कमेटी तो गठित की है, लेकिन उसने कमेटी ने अभी तक कोई भी एक्शन तो नहीं लिया। बिल्कुल, क्या ऐसा होता है कि जब शिकायतें दर्ज की जाती हैं ग्रामीणों की तरफ से, जब बोलना चाहिए कि एक से ज्यादा शिकायतें जब दर्ज की जाती हैं, तो जिस पद पर जो आसीन है, अगर हम सरपंच और रोजगार सहायक की बात कर रहे हैं, तो उसे इन शिकायतों के आधार पर जब तक निर्णय नहीं निकलता है तब तक कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर दिया जाता है उस पद से। क्या इस तरह की व्यवस्थाएं होती है वहां?
जी, इस बारे में मैंने जब जनपद सीओ से ये सवाल करा था कि जब तक ये नहीं हो रहा तो ग्रामीण इसमें क्या करेंगे, हाँ। तो उनका फिर से कहना था कि आप अपील कर सकते हैं ऊपर। हाँ। तो मैंने कहा जो आप अपील करने की बात कर रहे हो तो 50 रुपए का स्टाम्प लगेगा। हाँ। जो बीपीएल गरीब व्यक्ति है उससे 50 रुपए का आप अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? मतलब परेशानी भी उनकी और बोझ भी उन्हीं पर। जी जी बिल्कुल। तो उनका कहना ये था कि मैं नियमों को देखूंगा, हाँ। अगर इसमें कुछ ऐसा प्रावधान होगा कि बीपीएल के लिए बिना स्टाम्प ड्यूटी के अगर अपील की जा सकती होगी तो मैं आपको सूचित करूंगा। बिल्कुल, यानी संक्षिप्त में ये समझा जा सकता है कि नए सहायक ने पदभार अपना ग्रहण नहीं किया या उसे नहीं करने दिया जा रहा, पहली चीज नहीं करने दिया जा रहा है। बिल्कुल सही। और दूसरी चीज ये आरोप तो यही है, हाँ, सरपंच और जो रोजगार सहायक है उनकी मिलीभगत होने के कारण उसको प्रभार नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, और जो प्रभार पर हैं पहले से ही सरपंच और रोजगार सहायक, जिन पर आरोप लग चुके हैं, लगातार लग भी रहे हैं, और उनको वहां पर लगातार काम करने को, मतलब वो वहां लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि ये जन सुनवाई में नहीं आते हैं, सीओ हाँ। का कहना स्पष्ट था कि किसी न किसी का उपलब्ध होना आवश्यक है जन सुनवाई में। लेकिन इस बार भी यही देखने मिला कि वो इस बार भी जन सुनवाई में उपलब्ध नहीं थे। फिर फोन करके उनको बुलाया गया, उसके बाद भी वो आए जरूर, लेकिन उन्होंने किसी के आवेदन को लेने से मना कर दिया। और यहाँ तक कि आरटीआई जो मौलिक अधिकार आज बनाया गया है उसका आवेदन लेने से भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये नहीं ले सकता। बिल्कुल संजीव, आपको बता दें अपनी टीम लगातार संपर्क कर रही है सभी अधिकारियों से, चाहे रोजगार सहायक की बात करें, सरपंच की बात करें, सभी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वही बात होगी, जब वो वहां अपने दफ्तर में मौजूद नहीं होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके उस विभाग का ताला कब खुला था आखिरी बार, जन सुनवाई में क्या वो मौजूद होते होंगे, कितनी बार तो आप खुद जाकर वहां लौट कर आ चुके हैं और वहां कोई मौजूद नहीं होता अधिकारी। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे लोग फोन पे क्या जवाब दे पाएंगे सवालों के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारी के लिए, इस खबर को उठाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में प्रशासन ने एक आवासीय कॉलोनी को अवैध घोषित कर मकान मालिकों से जवाब मांगा है, जिसके बाद रहवासियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कॉलोनी का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है तो उस समय बिल्डर को निर्माण करने ही क्यों दिया गया, रोका क्यों नहीं गया, और जब मकान बेच दिया गया तब जाकर प्रशासन की नींद खुलती है। हम लोग को समस्या है कि हम लोग से ठगा गया है, जमीन के पैसा हम लोग से 28 लाख रुपए लिया है, मकान बना के दूंगा बोला, आधा मकान बनाया है, आधा मकान छोड़ दिया है, बोलता मेरे को और 10 लाख रुपए देखो तो मैं बनाऊंगा मकान। इस तरीके से दादागिरी करता है। ले देख मैं बीमार पड़ गया, अब उसके बाद मैं अपना मकान बनाया हूँ, जिसमें एग्रीमेंट में लिखा था 31 लाख रुपए में ऑल फिनिशिंग मकान बना के देने का वादा था। 28 लाख रुपए मैंने पेमेंट कर दिया, बचा शेष 3 लाख रुपए, जो कि अपने मनमाना तरीके से कार्य कर रहा है। अब उस सिलसिले में हम सबके मकान को आज के टाइम में टाउन एंड कंट्रीशिप से रेरार से नोटिस आया है कि वो हमने वहाँ पे अवैध कब्जा किया है, जबकि ये सब शुरू से हमारे पास रजिस्ट्री है, कागज है, सब कुछ हम बाई प्रक्रिया हमारे पास सारे कागज है। लेकिन आज के टाइम में जो टॉपिक उठ रहा है कि भाई बिल्डर के ऊपर एक्शन ना हो के हमको नोटिस आया, आप बिल्डर से सवाल पूछिए कहाँ उसने गलती की। रही बात हमारे जो मकानों की बात है, हमारे पास रजिस्ट्री से लेकर टैक्स से लेकर हमने सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके हमारे पास रखे हुए। अब अंतिम में मुद्दा ये उठ रहा है कि अवैध कॉलोनी निर्माण है, तो ये चीज़ बिल्डर जानता है या फिर विभाग वाले जानते हैं कि हमारे पास कागज इतने कैसे आ गए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा चीज़ है कि इसने कई चीज़ों का वादा करके रखा, कॉलोनी में सबको धांसा दे के रखा कि किसी का मैं गार्डन बनवा दूंगा कॉलोनी में, मंदिर, रोड, ये जितने भी सामूहिक रूप से कार्यक्रम है, उसमें एक भी चीज़ ने कंप्लीट नहीं करा तो नहीं करा, लोगों के मकान अधूरे रखे हैं। आज के टाइम में कोई अगर कुछ बोलने जाता है कि भैया मेरा ये काम अधूरा है या कब करवाओगे, तो सीधे एक ही धमकी मिलता है कि नहीं करवाऊंगा, तो साफ मुकर जाता है। ये चैनपुर है, वहाँ पर रामचरण केसरवानी और दीपक केसरवानी द्वारा प्लेट बना के बिक्री किया है 2017, 18, 19 में। उस समय इसके द्वारा कॉलोनी बनाया गया जहाँ बोला गया था कि हर चीज़ का सुविधा मिलेगा, और सुविधा नहीं देने के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय को शिकायत किए हैं, जिसकी प्रतिलिपि हमें भी प्राप्त हुई है। उस संबंध में बयान लिया जा रहा है। पूर्व में भी दीपक केसरवानी द्वारा कॉलोनी में मारपीट किया था, जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, न्यायालय में विचाराधीन है।
पृथ्वीपुर के बम्भोरी गांव में बाइक धोते समय कंप्रेसर मोटर से करंट लगने की वजह से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पृथ्वीपुर पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए पृथ्वीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। अनूपपुर के कोतवा पटवारी संघ ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। पटवारी सत्येंद्र विश्वकर्मा के मुताबिक आरोपी नेक मोहम्मद ने उन्हें फोन पर अपशब्दों का प्रयोग कर मारने की धमकी दी है, जिससे पूरे पटवारी संघ पर काफी आक्रोश देखने को मिला। दरअसल पचखुरा में न्यायालय तहसीलदार के आदेश पर पटवारी सत्येंद्र गुलजार खान का बंटवारा कराने गए थे, तभी उन्हें आरोपी का फोन आया, जिसमें उसने बंटवारा न कराने को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। हेलो 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 यार, जब मैं तुमको मना कर दिया कि नहीं करना है तो तुम सबको फोन लगा लगा के क्यों परेशान करते हो? तुम कौन हो ये बताओ? मना करने वाले कौन हो? नहीं मैं हूँ। सुनो, ज्यादा तुम दिमाग मत करना, खराब नहीं रहो। समझ गया ना? जब तुमको मना कर दिया तो तुम विवाद आपस में मत कराओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, सुधरोगे। जब मैंने मना कर दिया, क्यों कर रहे हो? तो क्यों तुम तमाशा बनवाए हो, पारिवारिक लड़ाई करवा रहे हो? मेरे को नहीं, तुम क्यों कर रहे हो? जब मैंने मना कर दिया, अरे तुम नहीं करना है। बैरसिया में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अवनीश भार्गव का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया, जहां उनके समर्थकों ने साफा बांधकर उन्हें पुष्पमाला पहनाई। बता दें, जन्मदिन के मौके पर भार्गव जैन समाज द्वारा संचालित गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को खाने की सामग्री उपलब्ध कराई। साथ ही लोगों से अपील की कि जन्मदिन जैसे शुभ मौकों पर गौशाला जाकर गौ माता को खाने की सामग्री दें और गायों की सेवा करें। नर्मदा जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के जैत पहुंचकर गौरव दिवस की शुरुआत की, जहां मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गांव के खेड़ापति मंदिर में पूजा अर्चना की और पूरे गांव का भ्रमण किया। इन्होंने ग्रामवासियों से मुलाकात कर बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव की स्वच्छता के लिए ग्रामवासियों से कहा कि घर के बाहर डस्टबिन रखें और कचरा डस्टबिन पर ही डालें। साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार, स्व सहायता समूह समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की। बैरसिया एसडीएम आदित्य जैन के निर्देशन में बैरसिया के बसई स्थित गौशाला से अतिक्रमण हटाए जाने पर कार्रवाई शुरू की गई। बता दें, इस दौरान 50 लाख से 60 लाख की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया। साथ ही इस मौके पर तहसीलदार आलोक पारे, डॉक्टर आदित्य कुमार जंगेला, सुनील शर्मा समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। ये निर्मला सांडेली जी के द्वारा करीब 1 हेक्टेयर में कुछ पक्का निर्माण करके और कुछ फसल बोकर अतिक्रमण किया गया था, उसको आज यहाँ से हटाया गया है। सर कितना रकबा था? करीब 1 हेक्टेयर। सर आगे की कार्रवाई रहेगी सर इस पर? बस अतिक्रमण हटा दिया गया है, बाकी जो पुलिस एफआईआर वगैरह हुई है उस पर तफ्तीश होगी। राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले को सरकार पेचीदा बनाकर प्रमोशन में रोड़ा बना रही है। लिहाजा हजारों अधिकारी और कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए हैं, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। साथ ही उन्होंने बात भी कही कि केवल एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाकर खानापूर्ति कर दी गई है। मध्य प्रदेश में हजारों अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए। पूरी तरह मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। अब न्यायालय द्वारा जब नियमों के साथ प्रमोशन करने का निर्देश दिया गया, सरकार गतिरोध दूर करने की बजाय मामले को और ज्यादा पेचीदा कर रही है। एक मंत्रिमंडलीय समिति बना के खानापूर्ति कर दी गई है और विभिन्न संगठनों से निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जा रहा है, जबकि सरकार की जवाबदारी है कि सभी संगठनों के हितों का संरक्षण करते हुए प्रमोशन का रास्ता खोले और सभी वर्गों को संतुष्ट करे, ताकि मध्य प्रदेश के हजारों लाखों अधिकारियों को उनका जायज हक मिल सके और उनके साथ अन्याय ना हो। भाजपा कर्मचारी विरोधी है, इसलिए अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में रोड़ा अटका रही है।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा के खुरी गांव रोड पर अचानक एक कार और ऑटो की टक्कर हो गई। बता दें, इस हादसे में एक महिला और पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में मौत की शिकार हुई महिला शांतिबाई विश्वकर्मा गांव आदलहेड़ा की है, तो वहीं पुरुष ओम प्रकाश पड़िया गांव से बताया जा रहा है। नरसिंहपुर की गाडावारा तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव नगर साली चौका से हर साल की तरह इस साल भी मनीष राय और उनके समर्थक ने भक्तों के साथ मां नर्मदा की विशाल चुनरी यात्रा निकाली, जहां हजारों भक्तों ने मां नर्मदा के तट झिकोली पहुंचकर श्रद्धापूर्वक मां को चुनरी अर्पित की थी। इसके बाद महाआरती का प्रसाद वितरण भी किया गया था। मनीष राय जिनके संरक्षक में संचालन में चुनरी यात्रा निकल रही थी। मनीष भैया, आज नर्मदा तट झिकोली आप आ गए हैं 5वीं साल चुनरी यात्रा लेकर, कैसा महसूस हो रहा है? मां नर्मदा के तट पे जैसा मेरे साथ सभी भक्तजनों को जैसा महसूस होता है, जो सुकून और शांति जो नर्मदा तट पे मिलती है वो हमें महसूस हो रही है यहाँ पर। नर्मदा की आज नर्मदा जयंती है, इस उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष की हम चुनरी यात्रा करेंगे। चुनरी यात्रा के बाद आरती होगी? हाँ, आरती महाआरती होगी। महाआरती। नर्मदापुरम में मुख्यमंत्री ने पत्नी साधना सिंह के साथ नर्मदा के किनारे पूजन किया था। नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदापुरम में सरकार ने संकल्प भी लिए थे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि नर्मदा के तटों पर प्राकृतिक खेती की जाएगी, इसके लिए गोबर की खाद का उपयोग होगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, यह अमरकंटक से गुजरात बॉर्डर तक बनेगा। इसके अलावा हर साल नर्मदापुरम गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के दौरान जलमंच पर पहुंचकर सीएम ने मां नर्मदा का अभिषेक, पूजन और आरती की थी। माखन नगर के लिए भी धन्यवाद। माखन नगर मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू नैना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। उस माखन नगर के और बहनों और भाइयों, आज केवल नर्मदापुरम के लिए बात नहीं कर रहा, संपूर्ण नर्मदा तटवासियों से मैं चर्चा कर रहा हूं। ये मां नर्मदा हमारी आस्था का केंद्र है। हम भक्ति भाव से पूजते रहेंगे। मैया की पूजा में जो आनंद आता है वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन एक बात और प्रदेश ना भूले, हमारी मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, जो धन संपदा हमारे पास है, याद रखना मध्य प्रदेश वासियों, इसमें से 20% अकेली नर्मदा मैया के जल की कृपा से आती है, कभी भूल मत जाना। नगर कांग्रेस के द्वारा विधिवत रूप से कलेक्टर को जनहित की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से पूर्व में पत्रानुसार सूचना देकर मुलाकात का समय मांगा गया था, लेकिन मुलाकात का समय न देकर कांग्रेस जनों को जबरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो कि लोकतंत्र में आम जनता के लिए खतरे का संकेत है। ज्ञापन में जनहित की मुख्य 15 मांगे शामिल की गई थी। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। हमारा नारा है, राज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होशंगाबाद नगर पालिका द्वारा बढ़ाई गई संपत्ति कर को कम किया जाए। रेलवे फुटओवर ब्रिज तोड़ने से जो बच्चे और महिलाएं और सारे लोग शहर में रेलवे क्रॉस करके लाइन क्रॉस करके आते हैं, उसको फिर से चालू किया जाए। सांसद जी ने पिछले वर्ष आश्वासन दिया था, मैं चालू करवाऊंगा। शहर में नर्मदा महाविद्यालय में बीएड और एमपीएड कॉलेज की फिर से चालू किया जाए। प्राइवेट कॉलेज में आम आदमी के बच्चे लुटते हैं, बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। कोरोना काल में हताहत परिवारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार तत्काल मुआवजा दिया जाए। मां नर्मदा मंच में मुख्यमंत्री ने सन 2013 में एक घोषणा की थी, उनके अनुसार योजनाएं हैं आपकी, अगर 14 मांगे होती हैं जो मांगे हैं, किस प्रकार की कार्यप्रणाली रहेगी आगे आपकी? हम इसको लेके बाद में भी प्रदर्शन करेंगे।
होशंगाबाद जिले की जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जो यहाँ आ रहे हैं नर्मदा जयंती पर होशंगाबाद नगरी में, तो हम कुछ मुद्दों को लेकर उनसे मिलना चाहते थे। उसको लेकर हमारे नगर अध्यक्ष जी और हमारे कांग्रेस जनों ने नाम सहित सूची 14 बिंदुओं को लेकर हम लोगों को लगभग उनसे मुलाकात करने का समय मांगा था कल, लेकिन अभी तक प्रशासन ने हमें इसका समय नहीं दिया है। आज होशंगाबाद में नर्मदा जयंती पर शिवराज सिंह चौहान जी होशंगाबाद आ रहे हैं। हमने नगर अध्यक्ष जी के माध्यम से कलेक्टर साहब को आवेदन किया, पत्र दिलवाया कि हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, आम जनता की समस्या बताना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का बर्बरतापूर्ण अत्याचार देखिए कि हर कांग्रेसी को उठा लिया गया है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।